एक पुरानी वीडियो में दिखाया गया है कि ऑज एयरफोर्स कमांडर ने यूएफओएस के हाल के प्रकोप को पहचान और विश्लेषण करने के लिए अपने सभी प्रयास दिखाए और रिपोर्टरों को आश्वासन दिया है कि इसका कोई गुप्त योजना से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि अफवाहें फैल रही हैं। एक मेजर ने इस पर एक किताब भी लिखी है और बताया है कि बाहरी जीवन को हल्का नहीं लेना चाहिए। एक छोटे से गांव में पेंसिल्वेनिया में एक परिवार रात का खाना खा रहा होता है, तभी घर हिलने लगता है और बाहर बड़ा सा घबराहट होता है, जिसके कारण उनका बिजली चला जाता है और परिवार को बेहोश कर देता है। जब वे जागते हैं तो वे कुछ अजीब आवाज सुनने लगते हैं और व्यक्ति बेहद बीमार हो जाते हैं। एक एक करके हर परिवार का सदस्य मरता है, जबकि सबसे छोटी लड़की अलमारी में छुप जाती है। इस बीच नोबेल पुरस्कार विजेता और नासा के एक्सोबायोलॉजिस्ट लॉरेन अपने घर में है जब उन्हें कार चलाते वक्त गिरफ्तार किया गया था। अब वो अपनी डिप्रेशन के लिए दवाई लेती है, फिर भी वो शराब पीते रहते हैं। आज रात वो खबरों को देख रही है और घटना का कोई व्याख्या नहीं मिली है अभी तक। एक रिपोर्टर बताता है कि घटना ने हवा में कोई बचाव नहीं छोड़ा, इसे विषपूर्ण माना गया है, इसलिए क्षेत्र को बंद कर दिया गया है और कोई बिना एक हेलमेट सूट के नहीं जाता। कुछ देर बाद कुछ सैनिक लॉरेन के अपार्टमेंट पर आते हैं और उससे घटना के स्थल पर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी महारत की जरूरत है, और उससे हिंसा की धमकी देते हैं अगर वह सहमत नहीं होती तो। जब वो वहां पहुंचती है तो वह एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डेविड और कर्नल एमरिक से मिलती है, जो समझाते हैं कि घटना और निकलने वाला विष पूरा मीटियोराइट के कारण हुआ था, जो किसी तरह से पृथ्वी में विलीन हो गया था। उन्हें लॉरेन और डेविड को क्षेत्र का विश्लेषण करने और उम्मीद है कि एक समाधान पेश करने के लिए चाहिए। जब उन्होंने हेलमेट सूट पहना, लॉरेन और डेविड को एक बस पर ले जाया जाता है। मीटियोराइट का बुरा प्रभाव। डेविड को लगता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लॉरेन क्रेटर के बीच में एक छोटा सा लाल पौधा पाती है। वो इससे आकर्षित होती है, लेकिन वह इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं करती। शाम में लॉरेन अपने घर पर है और वह अजीब पौधे की तस्वीर को देखना बंद नहीं कर पा रही है। वो वेब पर दूसरी मीटियोराइट गिरने की कहानियों के लिए खोज करती है और रूस में एक मिलता है जिसे उसने देखा। कुछ चीज ने जमीन पर गिर गई और फिर क्षेत्र को टॉक्सिक होने के कारण बंद कर दिया गया। एक नागरिक जो सैनिकों में किसी को जानता है, वह समझाता है कि रूस ने इस जानकारी को छुपाया क्योंकि गिरने वाला वस्तु एक बीज था और उससे कुछ प्रकार का पेड़ उगा, जो उसके आसपास के सब कुछ को, वृक्ष और जानवरों सहित, मार डाला। रूसी सरकार ने पेड़ को पहले ही नष्ट कर दिया और वीडियो में महिला के बच्चों के सामने उस महिला को कुछ दिन बाद गोली मार दी गई। कंसर्न सिटीजन्स के बहुत सारे तस्वीरें हैं जो बैरिकेडेड टाउन और ये तथ्य के प्रति पड़ोसी स्थलों को भी इवैक्यू किया जा रहा था, उनके विचारों पर व्याकुल हैं। अंत में टाउन को जला दिया गया। अगले दिन 2 डॉक्टर तैयार होते हैं रॉब के पिता का पोस्टमार्टम करने के लिए। शुरुआत से ही रॉब की त्वचा एक मुर्दे व्यक्ति के लिए बहुत नॉर्मल दिखती है और आमतौर पर कठोरता भी नहीं होती। जब डॉक्टर पहला कटाई करता है तो एक अजीब चमकदार तरल शरीर से बाहर आने लगता है, लेकिन जल्द ही वो पुनः शरीर में समा जाता है जब तक घाव खुद को भरता है। अचानक रॉब उठ जाता है और एक डॉक्टर भाग जाता है डर से, जब दूसरा उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह न तो हिलता है और न ही बात करता है। डॉक्टर उसका पल्स चेक करता है और पता चलता है कि शरीर में कोई खून या रक्त दबाव नहीं है और उस वक्त शरीर काफी ठंडा है। सबके फोन्स एक साथ बजने लगते हैं और एक बंच के कर्मचारियों को दौड़ते हुए कॉरिडोर में देखते हैं। वे जाते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है और पता चलता है कि कुछ टॉक्सिक टाउन के मृत्यु के लोग अब खड़े हैं। जल्द ही अफवाह फैल जाती है और बहुत सारे रिपोर्टर्स फैसिलिटी के बाहर आते हैं और संभावनात्मक थ्योरीज और धार्मिक समूहों के कार्यों पर चर्चा करते हैं। लॉरेन इससे अच्छे से नहीं ले रही है, लेकिन वह डेविड से किसी भी मदद का इनकार करता है। डॉक्टर्स मुर्दे लोगों को उनके परिवार की तस्वीरें दिखाकर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ टेस्टिंग के बाद उन्होंने सोचा कि सिर्फ 49 लाशें 1300 मृत्यु के लोगों में से पुनर्जीवित हुई हैं, क्योंकि उनका मीटियोराइट क्रैश के करीब होने के कारण उन्होंने टॉक्सिक हवा और मीटियोराइट के कान से संक्रमण को सांस लिया, जो उनके आंतरिक अंगों को परिवर्तित करने लगा था। कभी कभी ये पुनर्जीवित लोग अचानक हिल जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसी और दिशा की तरफ हो जाते हैं। जब लॉरेन एमरिक से मिलती है तो उसने रशिया के हादसे का जिक्र किया और कहा कि शायद ये जुदा हैं, लेकिन एमरिक सावधान है क्योंकि उसने अपनी जानकारी डार्क वेब से हासिल की है। बाद में एक व्हाइट हाउस की मीटिंग में पुनर्जीवित लोगों पर एक पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। उनका कोई धड़कन नहीं है और न दिमाग का कोई गतिविधि। वे सांस नहीं लेते, खाते नहीं हैं या सोते नहीं हैं। उनके अंगों में अनजान पदार्थ हैं और उनका डीएनए अलग जीवन में परिवर्तित हो गया है, शायद विदेशी। हर शिकार में यही नया सीक्वेंस दोहराया गया है, जो दिखाता है कि यह अन्याय है। एक सेना के नेता लाशों को जलाने का प्रस्ताव करते हैं, इसलिए लॉरेन अपनी थियरी रशिया के बारे में शेयर करता है और ये दिखाता है कि शायद वे निशाना बनाए जा रहे हैं। अगर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता तो एक बड़ा शहर अगला शिकार हो सकता है, क्योंकि उसका सबूत सिर्फ इंटरनेट के तस्वीरों पर है जो शायद एडिट की गई हो सकती हैं। उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति फिर भी जलाने का विरोध करते हैं और वैज्ञानिकों को लाशों का अध्ययन जारी रखने का आदेश देते हैं। ये पूरा स्थिति लॉरेन की डिप्रेशन को और भी बुरा करती है और वह अपने बचपन को याद करते हुए अपने कार में अकेली शराब पीती है। उसके पिता ने उसे एक गुप्त स्थल पर लेकर गए थे और उसे कहा कि उसे इस बात को सबसे छुपा कर रखना है, अपने माँ को भी इंक्लूड करके। फिर भी याद उसी तक सिमट जाती है क्योंकि उससे एमनेसिया का शिकार है।
इससे इतना दुखी हो जाता है कि लॉरेन अपनी दवाई को शराब के साथ मिला लेती है। बाद में लॉरेन वापस फैसिलिटी में जाती है जहां डॉक्टर्स रिश्तेदारों को लाशों से बात करने की इजाजत देते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रतिवाद नहीं मिलता। जवाबों के लिए बेखबर होकर लॉरेन जाती है वहां जहां सभी पुनर्जीवित शरीर हैं और एक छोटी लड़की को अपनी पसंदीदा बचपन की किताब दिखाता है, जबकि अपनी मां की मौत की कहानी बताता है। मान लेता है कि उसने रोया नहीं था। उसी समय उसे डेविड का कॉल आता है और जब वह अपना फोन पकड़ती है तो क्रेटर के पौधे का तस्वीर वॉलपेपर के रूप में देखा जा सकता है। इससे लड़की को लॉरेन की बाहों पकड़ लेती है। वो तुरंत एमेरिक और डेविड को इस बारे में बताती है और डेविड को अंत में ये समझ आता है कि लाश हमेशा उत्तर की ओर देखती है जहां क्रेटर है। उनकी बातचीत एक सैनिक की रिपोर्ट के साथ बीच में आई जब पता चला कि जानकारी छूट गई है और अब न्यूज आउटलेट्स दिख रहे हैं क्रेटर से 2 दिन में उगा हुआ विशाल पेड़ जैसे वृक्ष का तस्वीर। रॉब को सुरक्षित डिब्बे में लेकर वैज्ञानिकों ने क्रैश साइट की ओर उड़ते हुए अजीब वृक्ष को देखा जो क्षेत्र को विषपूर्ण बनाने का जिम्मेदार है। समाज रॉब को वृक्ष के सामने बैठाते हैं और लंबी इंतजार के बाद उसका सांस भरता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं जो अब बहुत तेज नीली हैं। फिर वो आसपास देखना शुरू करता है जैसे सब कुछ पहली बार देख रहा हो। उसकी खुद की हाथों, वृक्ष, बर्फ समझने की कोशिश करते हुए कि अब वो एक अन्यसी है, लॉरेन उसे धरती पर स्वागत करती है और रॉब समझाता है कि वह टीम के साथ वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसके बाद आम धरती का वातावरण झेल नहीं पाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉरेन वही तरीका समझाती है जैसे धरती के वृक्ष मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वो पेड़ इन अन्यसियों के लिए जीवन देने वाला है। वर्तमान थ्योरी यह है कि अन्यसी क्रिमिनलों के थरू धरती तक पहुंचते हैं। कुछ रिपोर्टर्स कॉन्वर्सेशन को विघटन करने की कोशिश करते हैं और लॉरेन से उसके अरेस्ट के बारे में पूछते हैं जो एक अजीब आदमी द्वारा टीवी पर देखा जाता है। बाद में घर पर लॉरेन अपने थेरेपिस्ट की आवाज सुनती है जो चिंता में है क्योंकि उसने सेशंस को मिस कर दिया है और ये कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा है। उसे लॉरेन के फ्लैशबैक सपनों के बारे में भी चर्चा करनी है जो अक्सर उड़ान में शामिल होते हैं। लॉरेन मैसेज को नजरअंदाज करती है और लंच ले लेती है जब तक कि वो दरवाजे पर दस्तक की आवाज नहीं सुनती। वो उसके पिता जिम होते हैं। जिम लॉरेन को बहुत ऑकवर्ड महसूस करता है और वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जिम बोलते रहते हैं, लॉरेन को याद दिलाते हुए कि बचपन में लॉरेन अंतरिक्ष में विशेष रुचि रखती थी और अपना खुद का लैब मांगती थी जो उन्होंने गोदाम में बनाया था। जिम कहते हैं कि वह अकेला है और उसे उसकी याद आती है, लेकिन लॉरेन से गले मिलने की कोशिश करता है और वह ठंडी रहती है, इसलिए जिम चला जाता है। जल्द ही लॉरेन को पुनर्जीवित क्षेत्र में फिर से बुलाया जाता है क्योंकि अन्यसी किसी से बात करने के लिए मना कर रहे हैं, केवल उससे। जैसे ही वो सूट पहनती है, लॉरेन रॉब के साथ बैठती है जो समझाता है कि उसका घर का गृह निवास के लायक नहीं रहा और उसके जाति को नए विश्व की तलाश करनी पड़ी। ये वृक्ष कहीं और नहीं होगा और उन्हें धरती तक पहुंचने के कोऑर्डिनेट्स एक इंसान, जिसे सुपरनोवा 94 कहते हैं, ने दिए। ये व्यक्ति उन्हें ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में संदेश भेजते रहे, उन्हें इंसानियत की शक्तियों और कमजोरियों की सूची भी दी। उसी समय वैज्ञानिकों ने पेड़ से एक सैंपल लेना शुरू किया और रॉब लॉरेन से इसे रोकने को कहता है, लेकिन वह नहीं कर पाती। लॉरेन समझती है कि वो वृक्ष को ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि यह धरती के वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन रॉब कहता है कि उसके लोग वातावरण को बदल देंगे। वह भी बताता है कि उसके खास शक्तियां हैं। एक वैज्ञानिक के शरीर पर कब्जा करने से पहले कुछ गार्ड्स आदमी को नीचे गिराने के लिए दौड़ते हैं, जबकि दूसरे रॉब के चारों ओर घिरा होते हैं, इससे रोकने के लिए मांग करते हैं। जब वे लॉरेन को ले जाते हैं तो रॉब की आंखें काले हो जाती हैं और वैज्ञानिक एक सैनिक के मास्क को तोड़ता है, जिससे उसे जल्दी से संक्रमित हो जाता है और खून थूकने लगता है जब तक वो मर नहीं जाता। दूसरे सैनिकों को रॉब को गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है और एक कड़क आवाज सबको असहनीय दर्द में कष्ट देता है जब सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये दुख उन सैनिकों को पागल कर देता है और वे अपने मास्क हटा लेते हैं, फिर एक दूसरे पर हमला करते हैं बिना किसी दया की। एक के बाद एक सभी सैनिक गोलियों या अपने ही साथियों के चाकुओं से मारे जाते हैं और जब सिर्फ एक बचता है तो सैनिक खुद को डिलीट कर देता है। जब एक ट्रक आता है लाशों और वैज्ञानिकों को ले जाने के लिए, साथ में लॉरेन, तो सैन्य एक हमला करते हैं वृक्ष पर सिर्फ ये पता करने के लिए कि वह एक विशाल शक्ति क्षेत्र से सुरक्षित है। न कि मिज़ेलस को कोई नुकसान पहुंचाता है वृक्ष को, और विमान को वापस लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। जल्द ही न्यूज आउटलेट सुपरनोवा 94 के नाम पर शक्ति क्षेत्र के बारे में बात करने लगते हैं। अजीब व्यक्ति को रेडियो पर ऐसे नाम सुनकर हैरानी होती है और चेतावनी पुरानी नोटबुक की तलाश में जाता है जिसमें एक लड़की का रैंडम जंगल में खेलने समझा। कुछ समय बाद एक कुत्ता दुनिया भर से अलग-अलग अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब उसका मालिक उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जबकि कुछ शहरों में रहस्यमय होता है जो जमीन से बाहर आया और आवाज को समझा देता है। जल्द ही ये चीजें पूरी दुनिया में दिखाई देती हैं, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक और इंसान बने टनल्स तक। अचानक इन सब चीजों का एक साथ फट जाना और एक काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है जो जमीन के ऊपर फैलने लगता है और लोगों को मार देता है। सब लोग अन्यासिरों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और एक टीनेजर के अनुसार ये पौध जमीन के नीचे के जड़ों से जुड़े होते हैं जो मुख्य वृक्ष से जुड़ते हैं जो फसलों को मार देता है। अंत में धरती इंसानी जीवन के लिए जीवित रखने में असमर्थ हो जाती है और एक एक करके हर इंसान मरते जाता है, जबकि वातावरण अनुयायी के अनुकूल होने के लिए परिवर्तित होता है। एकमात्र बचने वाली लॉरेन होती है जो अंत में अपने पंख ढूंढ लेती है।
जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। मार्शल लॉ के अनेक देशों में घोषित किया गया है और असल मामला और भी बिगड़ गया है। फसल रात भर में मर रही है, जमीन का हिलना के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं और लोग डरा हुआ है शुरू कर रहे हैं। तब तक लॉरेन अपने बचपन के घर लौटने का फैसला करती है। उसका पुराना लैब अब भी वही है, लेकिन वो बंद है। जिम सच में अकेला है और अपने कमरे में एक बहुत उदास हालत में बैठा है, लेकिन उससे मिलने की बजाय लॉरेन यात्रा को जारी रखती है। उसको ऐसा लगता है कि वो खुद को नहीं जानती है और उसका कहीं ढांचा नहीं है। उससे पता है कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन वह आराम महसूस करती है जैसे उसका दुख खत्म हो रहा हो। अंत में लॉरेन अनियसी पेड़ की तरफ लौटती है, जो और भी ज्यादा परिवर्तित हो रहा है। अचानक जमीन हिलने लगती है और लॉरेन बर्फ पर अपना कान रखती है। वही अजीब आवाज सुनकर रॉब कहता है कि यह जिंदगी का उठना है और फिर यह बताता है कि यह सब लॉरेन के हाथ को छूने के लिए उसने किया। जैसे ही लॉरेन रॉब का हाथ पकड़ती है, उससे अपने दबाए गए यादें दिखाई देती हैं। ये पता चलता है कि जिम किसी सेनेटा के लिए काम करते थे और उसने लॉरेन को एरिया 51 ले गया था। जब बड़े लोग व्यापार की चर्चा करते थे, छोटी लॉरेन आसपास घूमती थी और उन्हें एक अनियसी के बारे में बात करते सुनी। दिखता है कि जीव रात में मिट्टी के वातावरण में नहीं जीवित रहा, फिर उसने कुछ बोया। उसका हौसला अफजाई के लिए उसने और आगे बढ़ा और उसने एलियन को पॉट के अंदर पाया, जिसे उसने छूने से इनकार नहीं किया। यह संपर्क एक प्रक्रिया को शुरू किया जो अनियसी का चेतना लॉरेन के शरीर में ट्रांसफर करके उसका डीएनए बदल दिया, जैसे वर्तमान में रॉब के साथ हुआ। जैसे ही वो घर वापस आई, छोटी लॉरेन ने उच्च बुद्धिमानता प्रदर्शित की, दीवार पर कठिन गणित के हिसाब लिखने लगी और रॉकेट का डिजाइन भी किया। वो बार बार कहती रही कि वो एक अनियसी है और वो घर जाना चाहती है, लेकिन कोई भी उसे विश्वास नहीं करता था और इससे वो बहुत ही अकवर्ड और सामाजिक रूप से अकेला हो गई। अंत में उसने एक रेडियो बनाया और अपना स्पेस कैलेंडर से प्रेरित होकर अनियसियों को सुपरनोवा 94 के निकनेम से भेजने लग गई। जब उसकी मां ने सब कुछ पता लगाया तो उसने गोदाम को बंद कर दिया और उसे और अनजानों को और संदेश भेजने से रोक दिया। गुस्से में आकर लॉरेन ने अपने कमरे को पूरा तबाह कर दिया और दीवारों पर लिखा। फिर उसने अपने मां को बताया कि उसकी सबसे हॉरिबल मौत हो गई। उसकी अनियसी शक्तियां ही उसकी मां का अंत कर दिया। उसके बाद जिम ने सरकारी वैज्ञानिकों को लॉरेन पर कुछ परीक्षण करने दिए और उन्होंने उसमें अनियसी डीएनए को मिला हुआ पाया, लेकिन जिम ने उसे कुछ नहीं बताया। वर्तमान में लॉरेन अपने यादों को फिर से पाने पर रो रही है जब अचानक रॉब उसके मास्क को हटा देता है। उसकी हैरानी में उसका म्यूटेटेड डीएनए होने के कारण वो विष सांस ले सकती